जी, ये आपका पेज है फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, यानी ये बुक का ही पेज है आपका, बिल्कुल वैसे के वैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कविता कैसे बनती है। अब इस कविता यानी आप कहते हो मैडम हमें कविता नहीं बनानी आती, ठीक है? या हमें नाटक नहीं लिखना आता, हमें कहानी नहीं लिखनी आती। तो कवि यहाँ पर कहता है कविता लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? आप चाहें तो कविता आराम से लिख सकते हैं। तो कहते हैं आप इस पाठ में क्या-क्या पढ़ेंगे? कविता है क्या? ये पढ़ना है पहले आपको। फिर कविता बनती कैसे है? ये पढ़ना है आपको। फिर वो कह रहा है कविता में शब्दों का चयन कितना करना है, यानी कैसे-कैसे शब्द आपको उसमें चयन करने हैं। कविता में बिंब और छंद का प्रयोग कैसे करना है, कविता की संरचना कैसे की जाती है और कविता के घटक क्या होते हैं। घटक का मतलब कौन-कौन से तत्व उसमें होने चाहिए। ये पूरा जो विवरण है वो हम इस पाठ 6 में पढ़ेंगे, कैसे बनती है कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपकी आ रही है, अब ये जो डेफिनेशन है ना बेटा जो दे रखी है, ये यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं किस मतलब लेखक ने ये डेफिनेशन दी है। तो कई बार पेपर में पूछ लेता है, कैसे पूछता है? जैसे इसी तरह से पूछ लेगा कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ जाती है। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखी हैं या किस लेखक की हैं? एमसीक्यू टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि ये जो कवि हैं, कवि का मतलब जॉर्ज लुइस बोर्खस, ठीक है? बोर्खस रे जो है ये एज अर्जेंटीना के स्पेनिश लेखक हैं ये, और इन्होंने ये लाइनें लिखी हैं। कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यानी कविता जो है वो हमारे सबके मन में होती है, ठीक है? क्या है? किसी कोने में बैठी है। जैसे मैं कई बार कहती हूँ बेटा आप गाना गाते हो, तो आप कहते हो नहीं हम गाना तो नहीं गाते, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप मन में गाते रहते हो, कहीं ना कहीं आपके कोने में वो होता है, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते। तो इसी तरह से कवि कहता है कि कविता भी ऐसी ही है, कविता घात लगाए बैठी रहती है, ठीक है? और कब आएगी वो? जब यह हमारे जीवन में किसी क्षण वसंत की तरह आ जाएगी, जैसे बसंत में बाहर आ जाती है ना, इसी तरह से कभी कभी हमारे मन में आ जाएगी और हम कविता लिखना शुरू कर देंगे। और ऐसा नहीं है, छोटी छोटी कविताएं आपने बचपन में बहुत मतलब सुनी है, ठीक है? और बहुत गाई भी हैं, ठीक है? जैसे छोटे थे तो आप गाते थे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ठीक है? बहुत सारी खेल खेल में आपने बहुत सारी कविताएं सुनी है, बहुत सारी गाया करते, ठीक है? तो इस तरह की। और दूसरी बात ये कि छोटी कक्षाओं में जो होता है ना वो सारा राइम से शुरुआत होती है। राइम से क्यों पढ़ाते हैं उनको, कविताओं से क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि कविताओं में एक लय होती है, आनंद होता है, रस होता है। तो जो बच्चा है वो पहले लिखने के बजाय कविताएं गा गा कर सीखना शुरू कर दे, उसे लय का पता चल जाए, उसे आनंद का पता चल जाए, उसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको राइम्स आनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से कवि कहता है कि कविता जो है वो हर किसी के मन में कोने में छुपी रहती है। कब निकल कर बाहर आती है? जब आपका कभी मन करे खाली बैठे कि कुछ लिखूं, तो फिर आप लिख डालते हैं। फिर आगे कह रहा है कवि, लेखक कह रहा है कि कविता के बनने की कहानी जो है, कहते कविता कैसे बनी? देखो, माँ, दादी और नानी की जुबानी से आपने बहुत सारी कविताएं सुनी। क्या आपको पहले पता था कि ऐसे ही बोलना होता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है? आपने दादी से सुना होगा या किसी टीचर से सुना होगा या नानी ने कभी सुनाया होगा, कभी दादी ने सुनाया होगा, और कभी कभी लोरी के बोल भी सुने होंगे, जैसे माँ गाती रहे सो जा मेरे लाल, है ना? तो इस तरह के क्या है, लोरियां गाई होंगी। खेतों के ढोल आपने सुने होंगे, जैसे आपने बाल गोविंद भक्त सुना, बहुत सारे पद गाया करते थे। तो वो क्या है, खेतों के ढोल में भी ऐसा ही होता था। बच्चों के खेल गीत में, यानी जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेल खेत में गीत गाते रहते हैं, ठीक है? छोटी छोटी कविताएं गाते रहते हैं। स्कूल में उनका पहला कदम जब होता है, यानी स्कूल में जब बच्चा एडमिशन लेता है तब उसका पहला कदम क्या होता है? तोतली जबान में गीत दोहराता हुआ बच्चा, है ना? जैसे आप कहते अच्छा चलो चलो बेटा वो वाली पोएम सुनाना, भैया वो वाली पोएम सुनाना, चलो दादाजी को वो वाली पोएम सुनाना। तो क्या है, बच्चा देखिए जबान जो है तोतली है, लेकिन वो गीत में दोहराता है, उन कविताओं को गाता है। इनमें से कुछ नए शब्द जोड़ता, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें कुछ नए शब्द जुड़ जाते हैं। अब वो क्या है कि मछली जल की रानी है, फिर उसे मछली शब्द पता चल गया, ठीक है? मतलब ये भी पता चल गया कि मछली जो है वो पानी में ही जीवित रहती है, उसकी महत्ता का पता चल गया। यानी शब्द जब नया जुड़ता है तो बच्चा कविता की ये जानी पहचानी दुनिया में आ जाता है। जानी पहचानी दुनिया में क्या, अच्छा इसे मछली कहते हैं, है ना? वो मछली दिखाओगे तो क्या, अरे वो वाली पोएम सुनाते हो ना आप, मछली जल की रानी है, वो यही मछली है। तो वो क्या सीख गया, मछली कैसी होती है, उसे शब्द पता चल गया, ठीक है?
कविता की ये जानी पहचानी दुनिया है जिसे हम सब जानते तो हैं। आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगे, कुछ बुनियादी सवाल आपको सोचने को मजबूर कर दें। जैसे ही आप आते हो ना, दिमाग में आपके ये सवाल आए होंगे, तो आपके मन में कुछ सवाल उठ गए होंगे। क्या क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई, सोचो इस क्वेश्चन को, कि ऐसा क्या है कि दुनिया के हर बच्चे की जो पढ़ाई है नर्सरी क्लास में, वो पोएम से ही शुरू होती है, गानों से ही शुरू होती है। ठीक है, कभी आपने देखा उस छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है, चलो भाई बोलते हैं, पोएम सुनाएंगे, आज वो आपको अच्छी वाली पोएम सुनाएंगे, टीचर उसको मोटिवेट करता है। वह कौन सी चीज है कविता के बोल में, यानी कि कविता में ऐसी कौन सी चीज है उन बोल में, जो स्वर सुनाई देते हैं, जो दुनिया के बोल के ताल मिलाने के लिए जरूरी है। यानी ऐसे बोल बोले जाते हैं जो दुनिया से तालमेल जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि कहानी सुना देते हैं। जैसे मैं कई बार आपको कक्षा में कई बार बताया कि मैंने था एक कुत्ता पाला, तो उसे ही पता है कि कुत्ता कैसा होता है, ये कुत्ता है, ठीक है, कैसा, उसका नाम झबरू है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड बच्चा अपने आप तुक पकड़ना सीख जाएगा। और जैसे ही इन सवालों से वो मुखातिब होगा, कहानी की जानी पहचानी दुनिया अनजानी अनजानी लगने लगेगी। यानी जो जानी पहचानी दुनिया है, जैसे कविता में क्या है, शब्द आ जाते हैं, खेत आ गया, खलिहान आ गया, बाग आ गया, बगीचे आ गया, चिड़िया आ गया, शेर आ गया, मोची है, पानी है, सूखा है, नगर है, घर, गांव है, ये सब अपरिचित से लगने लगते हैं। यानी ऐसा लगता है कि ये सारे क्या थे, अभी तक वो अपरिचित था, ये सारी चीजों से वो क्या हो जाता है, परिचित हो जाता है। और इन अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले जो आलोचक हैं और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली। यानी जब हम इन दुनिया में अपरिचित होते हैं, इन शब्दों से जो मैंने अभी ऊपर पढ़े, इन शब्दों से जब हम अपरिचित होते हैं, तब हमें क्या लगती है, जादू जैसी लगती है कि ये लोग ऐसे कैसे बोल लेते हैं। आपने पढ़ा 11th में चंपा वाला पाठ, ठीक है, कि चंपा अनपढ़ थी, उसे यही नहीं लगता था कि मतलब ये जो गुरुजी जो पढ़ते हैं, ये जो कवि जो पढ़ता है, ऐसे सुंदर शब्द कैसे निकलते हैं। कहते उसे जादू लगता था। और पहेली भी, पहेली क्यों, क्योंकि उसे वो सुलझाना ही नहीं आता था, उसे वो पढ़ना ही नहीं आता था। और जब आप पढ़ना सीख जाएंगे, जब आप इस तरह की चीजों से परिचित हो जाएंगे, तो आपको कविता क्या नहीं लगेगी, कभी भी मतलब अद्भुत नहीं लगेगी, या मतलब हार्ड नहीं लगेगी कविता कैसे लिखी जाती है। चलते हैं अगले पेज पर। एक मिनट। वापस ही ले रही बेटा इसको एक बार। चलिए, तो ये है आपका दूसरा पेज। लेखक कह रहे हैं कि ना जो कविता है उसके लिए और क्या क्या जरूरी है। कहते हैं वाचक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। देखो पहले खेतों में गीत गाए जाते थे, गाँव में गाए जाते थे, यहाँ पानी भरती औरतें गाती थी, खेतों में काम करते हुए बाल गोविंद भक्त को आपने सुना। कहते ये सारे पहले मौखिक हुआ करते थे, यानी पहले सांग हुआ करते थे, नाटक हुआ करते थे, ये सब बोल बोल कर ही हुआ करते, लिखता कौन था। कहते ये सारी जो कविताएं हैं ये पहले मौखिक सुना करते थे हम, और आज जो कविता है वो लिखित रूप में मौजूद है, अर्थात आपके पास आज लिखित रूप में वो मिल जाएगी। यानी बहुत सारी कविताओं की जो है पुस्तक आपको मिल जाएगी, छोटी बच्चों की मिल जाएगी, नर्सरी की ले लो, सेकंड लेवल की ले लो, थर्ड लेवल, फोर्थ, ठीक है, बड़ों तक के भी मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी कविताएं, ठीक है, तो बौद्धिक होती हैं, जो आपके दिमाग को थोड़ा सा आगे चिंतन बौद्धिक स्तर तक ले जाती हैं। तो ऐसी कविताएं कहते हैं बचपन में हमने बहुत सारी सुनी है, लेकिन वो वाचिक सुनी है, वाचिक का मतलब मौखिक रूप से सुनी है, लेकिन आज कविताएं आपको लिखित रूप में भी मिल जाती हैं। इसके साथ ही मौजूद है ये सवाल की कविता है क्या। कहते यद्यपि कविता की इस पहेली को बूझना, बूझना का मतलब बताना, बहुत जटिल है, सारी जटिलता के बावजूद भी कविता जो है, सबसे पहला ये है कि बहुत जटिल है, ये बहुत कठिन है, लेकिन हमारी संवेदनाओं के निकट है, यानी कि हमारे अंदर इमोशन जगाती है, यानी हमें सेंसिटिव बनाती है। कभी कभी आप बहुत अच्छी कविता सुनाते हो, कविता सुन के सबका मन, हृदय जो है वो गदगद हो जाता है, तो क्या है, यानी कि वो आपके कहीं ना कहीं संवेदना से जुड़ी है, दिल से जुड़ी है।
वह हमारे मन को छू लेती है। और कभी कभी कोई कविता तो ऐसी होती है जो हमारे मन को टच कर जाएगी, छू जाएगी, हृदय को भाव विभोर कर देगी, और कभी कभी झकझोर भी देती है, यानी कभी कभी तो पढ़ते हैं तो मन दुखी भी होता है। ऐसी कविताएं भी आपने पढ़ी होंगी। कहते इसका मतलब ये हुआ कि कविता के मूल रूप में, यानी कविता में यदि संवेदना नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, राग तत्व है, ठीक है, राग तत्व, उसमें संवेदना है, उसमें राग तत्व का मतलब होता है उसमें आनंद आपको आता है, यानी जो दिल को छू जाए और जिसको को सुनकर आनंद आए, यह संवेदना संपूर्ण दृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बनाने का बोध है। कहते जब भी आप इस संवेदनाओं से जुड़ जाओगे तो आप संपूर्ण सृष्टि को अपना बनाने की कोशिश करोगे। और यही वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया था। यानी कि यहाँ पर ये है कि यह रत्नाकर जो एक डाकू था, खुखार डाकू था, और उसको एक ऐसी अच्छी कविता या कुछ ऐसी अच्छी कहानी किसी ने सुनाई कि उसने अपना ये जो काम था ये छोड़कर और वो वाल्मीकि बन गया। और वो कह उठे, यानी कि जब वो पहली बार कविता लिखने बैठे वाल्मीकि, तो उन्होंने लिखा, माँ निषाद प्रतिष्ठा तवम गवम शाश्वती समा, यत्र क्रौच मिथुना देव अवधि काम मोहितम। ठीक है। अब ये इसकी हिंदी जो है, इसका मतलब मैंने एक बार संस्कृत की क्लास में पढ़ा था, तो जहां तक मुझे है, मतलब पूरा तो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जितना है इसमें हुआ या ये कि वाल्मीकि जो है पहली पहली बार, कवि नहीं थे वो, पहली पहली बार जब वो किसी नदी पे स्नान कर रहे थे, और नदी में स्नान करते समय एक शिकारी ने एक क्रौच, क्रौच का मतलब कह लीजिए कौवा कह सकते हैं या कुछ और, पता नहीं, कोई भी पक्षी था क्रौच। तो क्रौच जो पक्षी है वो ही और सी दोनों, ठीक है, वो अपनी काम वासना में व्यस्त थे, और ऐसे में ही उन्होंने क्या कर दिया, एक शिकारी ने उन्हें क्या छोड़ दिया, तीर छोड़ दिया उन पर। ठीक है। अब वो जो क्रौच है वो तो मर गया, लेकिन जो क्रौची है था, जो उसकी पत्नी थी, कहते वो वहां पर विरह के कारण त्राही त्राही मचा रही थी। ठीक है। अब कवि कहता है जब ये दृश्य उसने देखा, वाल्मीकि ने जब ये दृश्य देखा, तो उन्होंने पहली बार इस दृश्य को देखकर एक कविता लिख डाली। कहता है इसलिए कविता कब जन्मती है मन में, जब आपके मन में संवेदना जागती है, जब मन बहुत दुखी होता है तब ये संवेदना जागती है। या फिर आपने 10वीं में पढ़ा होगा एक पाठ, आखिर मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है, उसमें भी यही था कि ये बताया गया था कि कवि क्यों लिखता है, जब भीतर की छटपटाहट, भीतर की जो संवेदना है, जब आपको छटपटाहट लगे कि आप सोचो कि ये तो लिखना ही पड़ेगा और लिखे बिना काम नहीं चल सकता, तो आप अपने भावों को कहाँ लिख देते हो, किसमें लिख देते हो, आप अपनी कॉपी में लिख देते हो, कहीं लिख देते हो, तो उससे क्या है, आपकी लिखित रूप में वो मौजूद हो जाती है। तो इसी तरह से कहते हैं वहां पर भी जब उन्होंने वो दृश्य देखा तो वो इतने दुखी हुए कि रुक नहीं पाए, और उन्होंने क्या लिख डाली, एक मन गढ़ंत कविता लिख डाली। इसी तरह के कहते हैं सुमित्रानंद पंत ने भी ऐसे ही शुरू किया था। उसने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। यानी कि वो कवि जो पहला पहला कवि बना होगा वो वियोगी रहा होगा। वियोगी का मतलब वियोग में ही तो कविताएं लिखी जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपने रस पढ़ा था, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार में कितनी सारी कविताएं हैं, ठीक है, विरह में बहुत सारे गीत हैं, गजल हैं, गाने हैं, इतने श्रृंगार के नहीं है जितने विरह के ज्यादा गाने हैं। ठीक है। आप जब किसी से दूर रहते हैं, बिछुड़ते हैं, तो आप उसकी बिछुड़न के में गाने लिखते हो कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, है ना। तो वो इस तरह से क्या है कि वो कोई ना कोई गाना बना है, कोई ना कोई कविता बनी है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो वियोगी है। अब कवि कहता है कि वियोग ही कविता का पहला जन्म होता है, जब व्यक्ति दुखी होता है ना तब। और आह से उपजता है गान, यानी जब आह निकलती है मुख से, पीड़ा जब होती है तब कोई गाना निकलता है। उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी अनजान, यानी चुपचाप आंखों से वो आंसू बहाता रहा होगा और अपनी कविता को उसने अनजाने में ही लिख दिया होगा। ऐसा ही तो कवि होता है कि चुपचाप अपनी भावनाओं को किसमें उतार दे, कविता में उतार दे। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये तो सिर्फ ये बताया है कि बेटा कविता जो है होती क्या है, कविता जो है वो संवेदना से जुड़ी होती है, ठीक है, उसमें राग तत्व होना चाहिए, उसमें आनंद होना चाहिए, और ऐसे में क्या है, वियोगी जो होगा वही अच्छी कविता लिख पाएगा। अब
यहाँ पर दिया हुआ कि सवाल ये उठता है कि जो वस्तु हमारे इतने निकट है उसे हम उसी तरह क्यों नहीं लिख पाते। यानी जो इतने निकट है, देखो किताब है, कॉपी है, जमीन है, खेत है, खलियान है, बादल है, आपका आसमान है, समुद्र है, नदी है। तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने बादलों पे बहुत सारी कविताएं लिखी, कुछ ऐसे हैं जो नदी पे बहुत अच्छी लिखी, कुछ ऐसे हैं जो खेतों पे बहुत सारे लिखते हैं। कहते फिर भी हम इस तरह से क्यों नहीं कर पाते जैसे कवि कहता है। जैसे आप कई बार कह रहे हो मैडम कुछ तो बहुत अच्छी कविताएं लिख देते हैं, फिर हम क्यों नहीं लिख पाते। कहते जहां तक कविता लिखने का सवाल है, इसके बारे में दो मत होते हैं, दो राय हैं, दो तर्क हैं, दो सुझाव हैं इनमें। एक तो ये कि एक तो ये है कि ये जो कविता है रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जाती। ठीक है, अब आप कई बार कहते हो मैडम आप इतनी सुंदर कविताएं कैसे बना लेते हो, ठीक है, तो मेरे से नहीं बनती हैं, कोई ऐसा है कि जो बताने के बाद भी नहीं बनती। तो ये जो है कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई और बताई नहीं जा सकती बेटा। ये क्या होती है, ये तो जन्मजात होती है। लेकिन ये सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में या पश्चिम के कुछ स्कूलों में और अब अपने यहाँ पर भी, यहाँ पर का मतलब भारत में भी कहीं कहीं पर काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बकायदा क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कविता कैसे लिखी जाए इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि सवाल ये है कि जिस तरह से आप चित्रकला की ड्राइंग सीखते हो, संगीत कला का आप प्रशिक्षण लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, आप डांस क्लासेस लेते हो, उसी तरह से कविता लिखने की भी क्या है, प्रशिक्षण है, दिया जा सकता है। उसकी क्या है, क्लासेस ली जा सकती हैं, वहां पर क्या है आप उसे सीख सकते हो। तो कविता को क्यों नहीं सीख सकते। यानी कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जाती, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि जब पश्चिमी देशों में कविता लिखने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हमारे यहाँ भारत में जिस तरह से हम संगीत कला सीखते हैं, चित्रकला सीखते हैं, नाट्य कला सीखते हैं, उस तरह से हमें कविता लेखन भी सीखना चाहिए। अब कहते हैं कि इसके बाद जैसे ही आप इन सवालों का सामना करोगे, कविता का जादू खुल जाता है। यानी जैसे जैसे सीखोगे तो आपके सामने कविता आने लगेगी। कहते हैं ये वह संसार है जो आपको संभवतः एक कवि ना बना पाए। कहते हो सकता है कि आप एक अच्छे कवि ना बन पाए ऐसा लिखने से। कई बार होता है सीखते हैं और आता नहीं है कुछ। ड्राइंग तो हर बच्चा सीखता है, लेकिन क्या सभी की ड्राइंग अच्छी होती है, नहीं होती। तो क्या है कि ऐसे में कह रहे हैं कि हो सकता है आप कवि ना बन पाए, लेकिन अच्छा भावुक और सहृदय पाठक जरूर बन जाओगे। लेकिन आपको जब भी कोई कविता पढ़ोगे तो आपके दिल को छुएगी, अच्छी होगी तो, ठीक है। तो आपका मतलब है जो आपके दिल को छू रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अंदर से कवि हैं। ठीक है, कविताएं पढ़ना आता है आपको, अच्छी कविताएं चुनना आ गया है। ठीक है, सहृदय पाठक जरूर है और आप उसे दिल से पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि आपके दिल को छूती है। तो कवि यही कहना चाहता है कि भले ही आप प्रशिक्षण से अच्छी कविताएं ना सीख पाए, लेकिन कवि ना बन पाए, लेकिन जब आप कोई कविता पढ़ोगे तो आप एक अच्छे पाठक बन पाओगे और आपके दिल से वो जुड़ी हुई रहेगी। आप एक अच्छे रीडर बन पाओगे और ये भी निर्णय कर पाओगे कविता अच्छी है या नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कुछ सुन लेते हैं कि नहीं पता ही नहीं चला कैसी थी, कुछ कहते थे नहीं अच्छी कविता थी। तो इसका मतलब क्या है कि आप भी कवि हैं। आपको ये पता चल गया कविता अच्छी है या बुरी है, तो इसका मतलब आप कवि हैं। भले ही कवि ना बन पाए, लेकिन आपको सही और अच्छे का फर्क पता है। आप अच्छे कवि की कविताएं और जो ऐसे कवि होते हैं उनकी कविताओं में अंतर करना सीख जाएंगे, भले ही कविता ना लिखना सीखें। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं है। कहते कविता की बारीकियों में जब आप देखते हो कि नहीं ये लाइन ना यहाँ जच नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस कविता को दोबारा पढ़ सकते हो, दोबारा लिख सकते हो। यानी आप में वो टैलेंट आ गया है कि आप कविता को दोबारा से लिख सको। बस एक लाइन पढ़ते हैं फिर उसके बाद आपकी अगली क्लास है। कुछ कुछ शास्त्र संगीत की तरह, कहते जिस तरह से शास्त्रीय संगीत हर किसी को नहीं आता और एक बार आ गया तो वो सब ठीक है, लेकिन चित्रपट संगीत हर किसी को आता है। तो उसी तरह से शास्त्रीय संगीत को बहुत गहराई से सीखा जा सकता है। जब तक आप इससे दूर हैं, कहते जब तक आप इसके पास नहीं जाओगे तब तक आपको ये टफ लगेगी, ठीक है, हार्ड लगेगी। जैसे जैसे इसके पास आओगे, जैसे आपने आनंदा देखा, ठीक है, उसे भी लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो रोज करने लगा तो वो सारे कविता के नजदीक चला गया। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। हाँ जी बेटा, आई समझ में कुछ।
ठीक है, बाकी मैं नोट्स भेजूंगी ना, उसमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, मैं अपने आप बना के लिखूंगी उनमें, तो वो और क्लियर। इसमें क्या है, पूरा डिटेल दे रखा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कविता जो है वो मन के हृदय से उमड़ती है। ठीक है, मेरे कहने से नहीं लिख सकते आप, अगर आपका मन करेगा कि मैं लिखूं तब आप लिखोगे। दूसरा ये भी बता रहा है कि कविता प्रशिक्षण से भी सीखी जा सकती है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है। अब ट्रेनिंग में आप अच्छा कर पाए नहीं कर पाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद आप में इतनी समझ तो पैदा हो जाएगी कि आपको ये पता चल जाएगा ये कविता अच्छी है या बुरी है। ठीक है, और आप हृदय से पढ़ पाओगे, यानी कि ऐसी कविताएं जो आपको इमोशनल करेंगी, तो आप अच्छे कवि हो, इसका मतलब। ठीक है, तो इतना ही, बाकी आप लेफ्ट हो जाइए सारे। ठीक है, चलिए फटाफट। ओके ओके ओके। जी जी। क्या हुआ, वापस गए? नहीं नहीं, जो पुरानी है ना बेटा आपकी, हाँ उसी में लिख लो, अगर स्पेस है तो। अगर भर जाए तो फिर आप दूसरी में लिख सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है। हम्म।